हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस एंड प्रीवियस पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं और वीडियोस हम डे बाय डे आपको दे रहे हैं। एंड सीटेट एग्ज़ाम आने ही वाला है 2025 में। तो हम जो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, जो आपके पेडोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वन लाइनर कुछ क्वेश्चन हैं, हम उनको जो करा रहे हैं प्रीवियस पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो हम उनकी तैयारी करा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो आज करते हैं हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व, नेक्स्ट प्रीवियस पेपर सॉल्व। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, ठीक है, कि वे, फर्स्ट पॉइंट आप पढ़िए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। नो, ये तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विकासात्मक की बात चल रही है कि शिक्षकों से यह मांग करता है, शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। ऑप्शन बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। हाँ, हमें युक्तियां बनानी चाहिए, उसके अनुकूलन हमें विकासात्मक कारक के ज्ञान के अनुसार हमें अनुदेशन युक्ति बनानी चाहिए। ये ठीक लग रहा है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ये भी ठीक ठीक है, विभिन्न सब बच्चों के साथ समान व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिससे परिणाम केवल, केवल नहीं है कि जहाँ केवल दिख जाता है तो वहाँ पे क्वेश्चन, जहाँ वो ऑप्शन थोड़ा अलग ही हो जाता है, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास हो, ये नहीं। तो ऑप्शन डी हट गया, ऑप्शन ए हट गया, तो इन दोनों में से कौन सा होगा, बी या सी। तो हम शिक्षकों की बात चली, शिक्षकों का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य, शिक्षकों से हम शिक्षण की बात चल रही है, शिक्षण का विकासात्मक जो परिप्रेक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए। तो इस विकासात्मक कारक की बात करें तो उसके अनुसार हमें एक युक्तियाँ अपनानी चाहिए। बच्चों के साथ समान व्यवहार वो अलग चीज़ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं विकासात्मक परिप्रेक्ष्य के लिए, तो अनुदेशन युक्ति का अनुकूलन करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं व्यवहारवादी कौन थे हमारे, थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक थे। तो थॉर्नडाइक ने अपने 3 नियम दिए थे, आपको याद है 3 नियम दिए थे ना उन्होंने, कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो हमें भी अनुदेशन युक्ति अपनानी चाहिए। तो ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है तत्परता के नियम को फॉलो, ठीक है। तो सीधे सीधे तत्परता का नियम जा रहा है इसमें, तो आप ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, तो फर्स्ट का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की आवश्यकता के अनुरूप ना पढ़ाया जाए, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए हैं वो निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार ना हो, दैनिक आधार पर घर में माता पिता और विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखिए, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। क्यों जाएंगे, सबसे पहली बात, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक वो कैसे ना हो, जिज्ञासु ना हो। क्या ना हो, जिज्ञासु। अगर वो जिज्ञासु हैं तो वो सीखेंगे, अगर वो जिज्ञासु हैं तो वो सीखेंगे ना। जिज्ञासु, जिज्ञासु है उनके अंदर रुचि, जब तक वो रुचि ना हो, वो मोटिवेट ना हो, किसी विषय में रुचि ना हो, तो उस सब्जेक्ट को क्यों सीखेंगे, ठीक है, जब तक हम उनमें रुचि ना हो। तो शिक्षक को ये करना चाहिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को अधिगम के लिए तैयार करना चाहिए, तभी बच्चा सीखेगा, शिक्षार्थी सीखेगा। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखेगा जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो, जब तक वो शारीरिक मानसिक विकास अधिगम के लिए तैयार ना हो, जिज्ञासु ना हो, रुचि ना हो। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो सेकंड का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। ऑप्शन पढ़िए, प्रकृति, पोषण, अनुकूलन या पाठ संशोधन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, बताइए। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, एल्बर्ट बांडुरा ने, ठीक है, एल्बर्ट बांडुरा। उन्होंने क्या कहा है, एल्बर्ट बांडुरा ने कहा है कि
ये बच्चा किससे सीखता है? बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण मीन्स नकल से सीखता है, ठीक है? तो बच्चा किसी के व्यवहार को देखेगा, उसी तरह व्यवहार करेगा। बच्चा सामाजिक व्यवहार को देखेगा कि हमारे आस-पास ऐसे व्यवहार किया जाता है, वो भी ऐसे ही व्यवहार करेगा। तो बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है? बच्चे के बात करें तो ये सीधे-सीधे हम बात करें प्रकृति अनुकूलन पाठ संशोधन की, ये ऑप्शन तो हट जाएँगे, हम सीधे-सीधे जाएँगे पोषण के साथ। अब आप कहेंगे कि पोषण मतलब नर्चर का क्या लेना-देना है? नर्चर इसलिए क्योंकि पोषण ये व्याख्या करता है कि जो समाज में हम रह रहे हैं, वातावरण और सांस्कृतिक संदर्भ को बढ़ाता है। पोषण क्या करता है? वातावरण और सांस्कृतिक संदर्भ को बढ़ाता है। तो जब हम वातावरण की बात करेंगे तो उसमें हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में देखते हैं सामाजिक व्यवहार करते हुए लोगों को, उसी अनुसार हम व्यवहार करते हैं। बच्चा भी उस अनुकरण द्वारा सीखता है। किसने कहा है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत किसने दिया है? बेंडूरा ने। तो बेंडूरा ने कहा है ये सीधे-सीधे पोषण से रिलेटेड है। तो नर्चर से रिलेटेड है, तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएँगे, तो थर्ड का बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है और किस पर बल देता है? किसने दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत? ये किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने, ठीक है? एरिक्सन ने। तो एरिक एरिक्सन ने दिए हैं नियम, ठीक है? अब इसमें देखिए ऑप्शन ए उद्दीपन में प्रतिक्रिया, एसआर थ्योरी किसने दिया है? एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइन ने, ठीक है? थॉर्नडाइन ने दिया है। लिंगीय प्रसूति स्तर उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत और क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया, किसने दिया है? किसने दिया है? स्किनर ने, ठीक है? बीएफ स्किनर कहते हैं हमने, स्किनर ने। तो क्वेश्चन नंबर बी या सी में से कौन सा है? हम जाएंगे सी के साथ। क्यों जाएंगे सी के साथ? क्योंकि एरिक एरिक्सन की बात चल रही है, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत की बात चल रही है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। और ये कौन सा चरण है? ये फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट की। तो जब फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं तो बच्चा नए अनुभवों द्वारा सीखता है, ठीक है? अपनी बौद्धिकता स्तर के अनुसार सीखता है। तो अब ऑप्शन सी के साथ जो हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी पढ़ेंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम आपको बताएंगे आगे डीपली। तो फोर्थ का सी इज करेक्ट। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 5, यह तथ्य है कि बच्चे को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान, सांस्कृतिक आ गया सीधे सीधे, आप यहाँ देखिए। और ये किससे संबंधित होगा? चार्ल्स डार्विन तो नहीं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने तो आनुवंशिकता के बारे में बोला। स्किनर तो नहीं, स्किनर ने तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था। और नहीं, इन्होंने भी नहीं। जॉन ब्रॉनफेनबर्ग नहीं। ये जाएंगे हम सीधे सीधे वाइगॉस्की के साथ। वाइगॉस्की कहते हैं जब हम बात करें समाज की, तो हम सामाजिक और सांस्कृतिक, ये दोनों कैसे होते हैं मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, ये अंतः संबंधित होते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से अंतः संबंधित होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक एक दूसरे अंतः संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन कौन से के साथ जाएंगे हम? डी के साथ, ठीक है? 5 का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप एक शिक्षिका हैं या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं, तो इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं, आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, तो निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक स्तर पर, पूर्व पारंपरिक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक स्तर पर, या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो आप अब कौन सा स्तर? ये स्तर हमने कहाँ पढ़े थे? कोहलबर्ग में ना, पढ़े थे ना, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी हमने। हमने थ्योरी पढ़ी थी ना कोहलबर्ग की, अभी नहीं पढ़ी, हाँ अभी नहीं पढ़ी हमने। तो कोहलबर्ग ने अपने 3 स्तर लेवल बताए हैं, उन 3 लेवल बताए हैं, उसमें 6 हैं, ठीक है? तो हम पढ़ेंगे जब। तो ये जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये फॉलो करता है। ये कौन सा फॉलो कर रहा है? उत्तर पारंपरिक स्तर, जो कि थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति नैतिक सिद्धांतों को फॉलो करता है। ये मैंने आपको वैसे पढ़ा रखा है ये वाला नियम, कि नैतिक सिद्धांतों को फॉलो करता है, ना कि सामाजिक मान्यताओं या जो समाज के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज नियमों को मानता है, ठीक है? इसलिए वो कह रहे हैं कि रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। तो हमें इस पर क्या बनानी चाहिए? एक समिति बनवानी चाहिए, हमें पोस्टर लगवाने चाहिए, ठीक है? तो वो समाज के द्वारा बनाए गए नियम पर नहीं चल रहा, वो आगे का देख रहा है किशोरों की, कि किशोरों का डेवलपमेंट सही से हो। तो अब आगे चलें, उससे इसका सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो बात करते हैं शिक्षक जो है सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, या प्रत्यक्ष परीक्षा मानदंड संबंधित और भय है। तो आप कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? बात किसकी चल रही है? प्रगतिशील शिक्षा की। किसकी चल रही है? प्रगतिशील शिक्षा की चल रही है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की बात चल रही है तो आप किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए? बच्चे को ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा पढ़ाना चाहिए। क्यों? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सिखाया हुआ ज्ञान कभी बच्चा भूलता नहीं है, क्योंकि हमने कोई ज्ञान देखा है, अपनी आँखों से देखा, सुना और उसे देखा, तो हम वो ज्ञान हमें हमेशा आगे तक याद रहेगा। ठीक है, तो ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, तो 7 का बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 8। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतर्वैयक्तिक? तो आप क्वेश्चन में देखिए, एयर फोर्स पायलट की बात चल रही है, तो वो अपनी शारीरिक गति को नियंत्रण कर रहा है। बात किसकी चल रही है? एयरफोर्स की। शारीरिक गतिक की बात चल रही है, तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे? गतिक, ऑप्शन सी। तो 8 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या है? कारक जी क्या है बताइए? जी फैक्टर क्या है? जी जो फैक्टर है हमारा, जी फैक्टर की बात चल रही है, तो जी एक सामान्य बुद्धि को डिनोट करता है। ठीक है, सामान्य बुद्धि को डिनोट करता है। जी बुद्धि का स्पीयरमैन किसने दिया था? ये स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, सबसे पहली बात, जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिए हैं? ये दिए हैं स्पीयरमैन ने। अब हम बात करें जी कारक की, है एक सामान्य योग्यता है जो व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है और भिन्न भिन्न रूप में होती है, भिन्न भिन्न मात्रा में सब में होती है। ठीक है, जिसे हम सामान्य रूप से लोगों में रोज देखते हैं, डेली लाइफ में हम जो बुद्धि देखते हैं वो सामान्य बुद्धि देखते हैं। तो हम सामान्य बुद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जी कारक किससे रिलेट करता है? सामान्य बुद्धि से। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, तो 9 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? बात किसकी चल रही है? भाई बात चल रही है, शिशु छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ रहा है। तो छिपी हुई वस्तु को ढूंढना हमने पढ़ा है पियाजे की थ्योरी में ना, पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है। पियाजे जो हैं, पियाजे ने कहा है कि 0 से 2 साल में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। किसका गुण आ जाता है? वस्तु स्थायित्व का। वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है बच्चों में। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं जब 0 से 2 साल के एज के बच्चे होते हैं, वो आपने देखा आपके घर में भी 0 से 2 साल के बच्चे होंगे ना, अगर आप उनके साथ हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो अगर आप छुप जाते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है ढूंढने की। अगर आप उसकी कोई चीज़ छुपा देंगे तो वो ढूंढेगा, कोई टॉय छुपा देंगे वो ढूंढेगा, तो उनके अंदर छुपी वस्तु को ढूंढने का जो होती है क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है, तो वस्तु स्थिति का गुण आ जाता है। तो हम 10th का बी, तो 10th का बी इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, 10th का बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है? ऑप्शन ए, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना करना। कक्षा 12 में लड़के लड़कियों को द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशेष योग्यता, या कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या में की तुलना, या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग ले जाने की अनुमति दी जाना। बात कर रहे हैं हम लिंग समानता का मानदंड, मतलब कि लिंग समानता है या लिंग रूढ़िबद्धता है, इन दोनों में लिंग स्टीरियोटाइप, तो स्टीरियोटाइप है या इक्वालिटी है? इक्वालिटी स्टीरियोटाइप हम ऑप्शन से पता कर सकते हैं। भाई ये तो है नहीं, कक्षा 12 में लड़के लड़कियों तक समान संख्या में प्राप्त विषय योग्यता, ये तो है ही नहीं, क्योंकि मान्यता मानदंड की बात चल रही है। और आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति मिल जाती है, लड़का हो या लड़की, उन्हें मिल जाती है अनुमति। तो अब 2 ऑप्शन तो हट गए, 2 ऑप्शन बचे हैं, सी एंड ए। तो अगर हम बात करें विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षक की संख्या की तुलना, तो इसमें शिक्षक आ गया कि दोनों ही शिक्षक हैं, उनकी तुलना किस वे में की जा रही है वो हमें नहीं पता। अब नेक्स्ट करते हैं, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़के और लड़कियों की किस संख्या में तुलना। भाई कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों की संख्या तुलना इसलिए की जा रही है कि लड़के कितने पहुंचे हैं और लड़कियां कितनी पहुंची हैं। ठीक है,
कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है, इसलिए तुलना की जा रही है। अगर हम बात करें लिंग समानता की, अगर लिंग समानता है तो लड़के और लड़कियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जहाँ मानदंड आ गया वहाँ पे क्या आ गया, वहाँ आ गया स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप मतलब लिंग रूढ़िबद्धता आ गई। तो लिंग रूढ़िबद्धता आ गई है, रूढ़िबद्धता आ गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें मानदंड हो सकता है, उस लिंग रूढ़िबद्धता में उनमें तुलना की जाती है, लड़के और लड़कियों की संख्या में तुलना की जाती है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ना कि ए के साथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 11 का सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान पूछ रहा है। व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्या वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। व्यक्तिगत अंतरों की शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति हमें उत्तरदायी ठहराने में। ऑप्शन सी, सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए, अपनी प्रस्तुत शैली का एक रूप बनाने के लिए, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने की। भाई कठोर परिश्रम कराने की निरर्थकता समझ में नहीं, ये नहीं है। उनको उत्तरदायी ठहराएं हमारी सफलता के लिए, नहीं। हमारी तकनीक में हमारी विधि में गलती हो सकती है, ठीक है, शिक्षण विधि में पढ़ाने के। और समान रूप से लाभ पहुँचाने के प्रशिक्षण को एक रूप बनाए हुए, नहीं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि हमें व्यक्तिगत की शिक्षकों की मदद हम कैसे लेंगे, हम व्यक्तिगत आवश्यकताओं का क्या, शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनका आकलन करेंगे, उसके अनुसार हम विधि बनाएंगे, शिक्षा विधि, उनके अनुसार उन्हें पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन मतलब कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर लर्निंग की बात चल रही है। तो बताइए, सीख असेसमेंट और लर्निंग क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं कि अभिप्रेरणा को बढ़ावा दे रहे हैं, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, या ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व दिया जाता है, या विशिष्ट होता है, अपने आप में कोई आकलन गतिविधि है। नहीं, डी भी नहीं है, ग्रेड्स भी नहीं आएगा, अलग करने रैंक वैंक कुछ नहीं है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्यों अभिप्रेरणा, ऑप्शन ए अभिप्रेरणा को इसलिए बढ़ावा देता है, मोटिवेशन इसलिए बढ़ावा देता है कि जब बच्चा किसी काम को कर रहा होता है उसके बाद, जैसे हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए और हमने उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया पिछले पढ़ाए हुए से, तो वो एकदम आंसर दे देते हैं दो चार बच्चे, तो वो उनका क्या होगा, वो एक तरह से अभिप्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि हम उन्हें शाबाशी देंगे, गुड बच्चा तुम्हें याद है, या हम उनके टेस्ट ले लेंगे सरप्राइज, उन्हें पता होगा तो हम टेस्ट लेके भी, और जब वो अपने अंक देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे कि हाँ हमें, वो आगे के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सीखने के लिए आकर हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि कोई बावर्ची खाना बनाएगा और वो क्या कर रहा है, खाना बना रहा है और फिर उसके बाद उसको टेस्ट कर रहा है, तो अपने लिए आकलन कर रहा है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आधारित आकलन। फर्स्ट है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित हुए, क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। तो परीक्षा के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना है, क्योंकि उसमें निरंतर पूर्ण परीक्षण होता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है, रचनात्मक प्रतिपुष्टि आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमें परिणाम की अपेक्षा परीक्षा तकनीक पर भी नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण देना, नहीं। और परीक्षा को बढ़ावा देना, नहीं। तो हम सीधे सी जाएंगे, हम रचनात्मक फीडबैक देंगे, उपलब्ध कराएंगे बच्चों को सिखाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए क्या बनाओ, नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्पकृतियाँ बनाओ। ठीक है, चेंज करो। तो यह किस प्रकार की गतिविधि है, निबंधनात्मक निबंध लिखो, या घटनावर्त अभिलेख लिखो, या समस्या समाधान आकलन करो, या पोर्टफोलियो बनाओ। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे और पोर्टफोलियो में बनाएंगे। तो पोर्टफोलियो में बच्चे क्या सीखेंगे, अपने संज्ञान में जोड़ देंगे, अपनी मानसिक प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और एक रचनात्मक ढंग से एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। तो ऑप्शन बी डी के साथ जाएंगे, 15 का डी इज करेक्ट। तो आज इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। कल करेंगे नेक्स्ट।